हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ साइंस के चैप्टर 3 की, जिसका टाइटल रहेगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ये लेवेसियर साइंटिस्ट ने दिए थे 2 लॉ जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताते हैं किसी भी सब्सटेंस के, और उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं उस कंपोजिशन में, और उन कंपोजिशन को यहाँ पर हमने पढ़ना है विद एग्जांपल्स। जैसे पहला लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे, यानी टोटल मास ड्यूरिंग एनी रिएक्शन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब बनता है इन एनी रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको एक फिक्स रेशो देखेंगे हम उसके मास की यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम के बारे में डाल्टन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स थे, अजम्पशन थे, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे हम। उसके बाद एटम वर्ड के बारे में अच्छे से समझेंगे, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। फिर पढ़ेंगे कि आजकल जो हम पढ़ रहे हैं स्टडी में, वो कौन कौन से सिंबल अलग अलग एलिमेंट्स को दिए गए हैं, एटम्स को दिए गए हैं। एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक एग्जिस्टेंस की बात करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट रहता है या फिर एक से ज़्यादा की प्रेजेंस में रहता है, बाई मेकिंग एनी बॉन्ड, बॉन्ड बना करके रहता है वो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स एक कॉम्बिनेशन होती है एटम की विद ए फिक्स प्रोपोर्शन। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे बनते हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे एटॉमिसिटी में। फिर केमिकल फार्मूलों की बात करेंगे कि वो कंपाउंड जो बन रहे हैं उनके केमिकल फार्मूले क्या, किस तरह से लिखे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला हम बताएंगे कि क्या क्या खास बात होती है किसी केमिकल फार्मूले में। रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। फिर उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम बताते हैं कि कोई फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। मोलिकुलर मास पढ़ेंगे हम, और मोलिकुलर मास मतलब एक अगर हम बहुत छोटे स्केल पे बात करते हैं तो मास को हम मोलिकुलर मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें हम पढ़ेंगे फिर यूनिट को, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक एटम डिफरेंट फॉर्म्स कैसे शो कर सकता है बाय शेयरिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, कि अगर हमें बहुत छोटे मास की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए यूनिट को किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन एडिंग सब कुछ होगा, ये मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। मोलर मास में हम पढ़ेंगे फिर एक डेफिनेट रेशियो, जिसके अकॉर्डिंग हम एवोगाड्रो नंबर को पढ़ेंगे, और उसके बेस पे केमिस्ट्री को आगे फिर केमिकल रिएक्शंस में या फिर केमिकल न्यूमेरिकल्स में डिफाइन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूले, कुछ सब्सटेंस के इम्पोर्टेंट फार्मूलों के बारे में डिस्कस होगा कि वो कैसे बन रही हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें है, ये सभी होगी। तो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं सब्सटेंस या नेचर की फॉर्मेशन के बारे में, वो कैसे बना होगा। उनमें से इंडियन फिलोसफर्स ने भी यहाँ पर कुछ कहा है। महर्षि कणाद जो एक उस टाइम के फेमस फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। यहाँ पर महर्षि कर्णाद के जो स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को तोड़ते हुए चलते हैं और तोड़ते ही रहते हैं उसको, तो एक स्टेट ऐसी आएगी जिसके बाद उस पार्टिकल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को तोड़ा जाना मुश्किल है। तो जिस पार्टिकल पर जाकर के वो डिवीजन रुक जाता है, उस डिवीजन को हम, उस पार्टिकल को हम परमाणु कहते हैं, यानी सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर के फिजिकल स्ट्रक्चर की। उसके बाद एक और भी सभ्यताएं हैं जिन्होंने ये इसके बारे में बात की है, जैसे ग्रीक सभ्यताओं में भी इसके बारे में बातें मिलती हैं। और डेमोक्रिटिस यहाँ पर एक फिलोसोफर है, और उसके बाद है लेसिपस, ये भी एक फिलोसोफर है। इन्होंने भी इस पार्टिकल को जो है बताया था, और पार्टिकल का नाम यहाँ पर रखा गया एटम्स।
अब हम बात करते हैं एंटोनी एल लेविसियर की, और ये एक तरह से आप कह सकते हो उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट की केमिकल रिएक्शन की, जो आजकल हम पढ़ते हैं। एंटोनी एल लेविसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। एंटोनी लेविसियर ने दो इम्पोर्टेंट लॉ दिए थे जिनको हमने पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली में 5 लॉ हैं जो हायर क्लासेस में आप इनको पढ़ोगे। ये लॉ कौन कौन से एक तरह से पढ़ते हैं अब इनको। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन के लॉ कौन कौन से हैं अभी के देखेंगे इनको। दिस लॉ एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स बाय एल लेविसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। यहाँ पर दो साइंटिस्टों का नेम दिया गया है, लेविसियर एंड प्राउस्ट। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे जिनके बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल कैसे बनता है, किस तरह से फॉर्मूला जनरेट करता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट विच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन अगर कोई होती है कि दो सब्सटेंस के बीच में, और कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, तो उस पूरी रिएक्शन को कुछ लॉ फॉलो करने होंगे तभी जाकर के कंप्लीट हो सकती है वो। तो वो लॉ कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे बेसिक लॉ यहाँ पर ये है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। उसके बाद सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी एक फिक्स मास रेशियो में ही बॉन्डिंग हो सकती है। उसके बाद 3 लॉ और हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा फॉर्म में भी कंपाउंड बन सकते हैं। मतलब अगर कोई दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं एक रेशियो का, तो वही दो कंपाउंड अलग अलग रेशियो के साथ कंपाउंड बना सकते हैं। फिर वो एक और हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यहाँ पर रेसिप्रोकल्स की बात होगी। और उसके बाद गे-लुसाक लॉ और कंबाइनिंग वॉल्यूम, और उसके बाद एक और लॉ आता है जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, जो हमें हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे, खासकर बीएससी में। अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन मास का किस तरह से काम करता है उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। During a chemical reaction, the total mass of reactant will be equal to total mass of products। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी अगर ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और उन्होंने मिलकर के क्या बनाया है, कोई सी मटेरियल बनाया है, या फिर मान लेते हैं ए बी बनाया है, तो जो ए और बी का टोटल मास होगा वही ए बी का मास होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर के ए बी प्रोडक्ट बनाया है। तो ये लॉ कहता है, कंजर्वेशन लॉ, कि जो मास ऑफ ए होगा एंड मास ऑफ बी होगा, वो दोनों किसके इक्वल होंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट के। यानी दोनों तरफ मास जो होगा वो सिमिलर रहेगा। उसके बाद हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर एक डेफिनेट मास रेशियो की बात हो रही है। इन ए केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। यहाँ पर ये कहता है अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे वो हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और उनके मास की अगर हम रेशियो करें तो वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो किस सोर्स से मिलाए गए हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि आपने शुगर से कार्बन ली है या फिर वुड से कार्बन ली है, डजेंट मैटर, यहाँ पर कार्बन से मतलब होगा। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन आपने गैस से ली है या फिर वाटर से ली है, डजेंट मैटर, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की बात होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एक रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे मीथेन की अगर हम बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो CH4 में हाइड्रोजन हो गए 4, तो रेशियो क्या बनी, 12:4। तो जब आप इन रेशियो को जो है कट करते हो तो 3:1 हो जाती है। इट वॉज गिवन बाई लेवेसियर, और ये लेवेसियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था।
फॉर एग्जाम्पल 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने H2O को कितना लिया है, 18 ग्राम लिया है। तो उसमें 2 ग्राम जो होगा पोर्शन वो हाइड्रोजन का होगा। क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और इसके मास रेशियो कितनी बनी फिर, 2 बनी। और ऑक्सीजन की जो मास होती है वैल्यू वो 16 होती है। तो 18 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा इसमें और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो बनती है 2 डिवाइडेड बाई 16 और 1 डिवाइड बाई 8। तो ये फिक्स रेशियो है 1 और 8 की। इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि 36 ग्राम की जो H2O की वैल्यू होगी उसमें रेशियो किस तरह से बनेगी। तो आप क्या करें, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन को जो है हमने 2 और 16 लिया था किस केस में, 18 ग्राम में। तो यहाँ पर 2 का डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी डबल हो जाएगा, मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन की। यहाँ पर भी रेशियो हमें मिलती है 1/8। और अगर हम 9 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 8 ग्राम किसके रहेंगे, ऑक्सीजन की। जब आप इसकी भी रेशियो निकालते हो तो ये भी कितनी आती है, 1/8 आती है। तो इन सभी बातों से क्या क्लियर होता है, इन सभी बातों से पता चलता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, दिस रेशियो इज स्पेसिफिक, मतलब फिक्स है। दिस वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की जो रेशियो बन रही है वो हर बार क्या बन रही है, फिक्स बन रही है। इसलिए ये लॉ है जो है काम करता है और वेरीफाइड लॉ है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, यानी डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या क्या बातें कही है, कौन कौन से अजम्पशन किए हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।